कहानी की शुरुआत में हमें शाओ खान नाम के एक खूंखार और बेरहम एम्परर को दिखाया जाता है जो अपने हाथ में हथौड़ा लिए किसी का इंतजार कर रहा था। वो एडेनिया के राजा अकीतो को मुकाबले के लिए चैलेंज करता है ताकि उसे मार कर उसके राज्य पर कब्जा कर सके, पर अकीतो ऐसा नहीं होने दे सकते थे, इसलिए उन्होंने उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। जल्द ही दोनों के बीच फाइट शुरू होती है और अकीतो शाओ खान का डटकर मुकाबला करता है। उसने शाओ पर कई जानलेवा वार किए, पर उसके किसी भी वार का उस पर कोई असर नहीं होता। आखिर में शाओ खान को जब गुस्सा आया तो उसने अपना भारी भरकम हथौड़ा उठाकर अकीतो के सीने पर दे मारा, जिससे वो घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। अकीतो उठने की कोशिश करता है, पर शाओ किसी जंगली जानवर की तरह उसे घसीटकर बेरहमी से पीटने लगा। अकीतो हिम्मत करके दोबारा उस पर हमला करता है, लेकिन इस कोशिश में उसकी तलवार टूटकर 2 हिस्सों में बिखर गई। अकीतो अपनी उस टूटी तलवार के साथ शाओ खान से फाइट करता है और उसे इस कदर घायल कर देता है कि उसके शरीर से खून बहने लगा। ऐसा लगा जैसे कि उसकी मौत अकीतो के हाथों ही लिखी है। पर जब अकीतो उस पर अपना आखिरी वार करने वाला था, तभी शाओ खान ने उसकी तलवार को अपने हाथों से रोक लिया। वो समझ गया था कि अकीतो की असली ताकत उसके हाथों में है, इसलिए वो अपनी पूरी ताकत से अकीतो की बाजुओं को जकड़ लेता है। इसके बाद उसने उसके हाथों को उसी की तलवार में घुसा दिया और उसे इतनी जोर से खींचा कि अकीतो की सारी उंगलियां कटकर उसके हाथ से अलग हो गईं। बिना उंगलियों के वो तलवार नहीं उठा सकता था, जिस वजह से वो ये लड़ाई हार जाता है। आखिर में शाओ खान ने अपना हथौड़ा उठाया और उसके नुकीले सिरे को उसकी छाती के आर पार कर उसे बेरहमी से मार डाला। अकीतो की पत्नी सिंडेल गुस्से में शाओ खान के सारे लोगों को मार डालती है, पर अपने लोगों को बचाने के लिए आखिरकार उसे भी अपने हथियार डालने पड़े। उसके कहने पर सभी लोग डर के मारे उसके आगे अपने घुटने टेक देते हैं, पर अकीतो की बेटी किताना ऐसा नहीं करती। किताना अपने पिता के पास आती है और उनकी लाश पर से वो नीला रिबन उठाती है जो उसने अपने पिता को फाइट से पहले गुड लक के तौर पर दिया था। शाओ खान चाहता तो उस बच्ची और उसकी माँ को उनकी इस बगावत के लिए मौत के घाट उतार सकता था, पर वो ऐसा नहीं करता। शाओ खान सिंडेल को अपनी नई रानी बना लेता है और अब से किताना उसकी बेटी थी। इसके बाद हमें जॉनी केज नाम के एक हॉलीवुड एक्टर को दिखाया जाता है जो एक समय पर इंडस्ट्री का जाना माना एक्टर हुआ करता था, पर पिछले कुछ सालों में एक के बाद एक फ्लॉप फिल्में देने की वजह से उसका करियर बर्बादी की कगार पर पहुंच चुका है। एक टाइम पर जो लोग उसे टॉप का एक्टर मानते थे, अब वही लोग उसे फ्लॉप का एक्टर कहने लगे थे। एक बड़े इवेंट में जॉनी केज अपने फैंस से मिलने के लिए घंटों तक इंतजार करता है, पर उससे मिलने कोई नहीं आता। उसका स्टारडम खत्म होते ही सब उसे भूल चुके थे और अब उसका नाम सिर्फ पुरानी फिल्मों के फ्लॉप एक्टर्स में ही गिना जाता था, पर उसे पता नहीं था कि जल्द ही उसकी जिंदगी बदलने वाली है। इवेंट खत्म होने के बाद जब जॉनी पैकअप कर रहा था, तभी 2 लोग उसके पास आते हैं जो उसे अपने साथ चलने को कहते हैं। जॉनी को लगा कि ये शायद उसके फैंस हैं जो उससे ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं, पर वो टोपी वाला आदमी जिसका नाम रेडन था, जॉनी को बताता है कि आपको मोर्टल कॉम्बैट के लिए चुना जा चुका है। कुछ ही वक्त में सभी फाइटर्स को मुकाबले के लिए बुला लिया जाएगा, जिनमें आप भी शामिल होंगे। जॉनी को लगा कि ये दोनों मजाक कर रहे हैं। वो बोला, मैं ये फाइटिंग वाइटिंग नहीं करता, तुम शायद गलत आदमी के पास आए हो। रेडन के साथ आई लड़की समझ गई कि ये सच देखे बगैर नहीं मानेगा, जिसके बाद रेडन अपनी पावर्स से दूसरी दुनिया में जाने का एक पोर्टल खोल देता है। ये सब देखकर जॉनी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि ग्रीन स्क्रीन के बिना ऐसा VFX जॉनी ने पहली बार देखा था। उसे यकीन हो गया कि ये लोग झूठ नहीं बोल रहे, जिसके बाद वो उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। पोर्टल में कदम रखते ही वो एक दूसरी दुनिया में पहुंच गया, जहां हर चीज बादलों पर तैर रही थी। जॉनी वहां 3 और फाइटर्स को देखता है जिनके पास अलग अलग तरह की पावर्स थीं। लियू कैंग नाम का फाइटर अपने हाथों से आग फेंकता था और उसके पास गजब की फाइटिंग स्किल्स थी। कोल यंग के पास एक स्पेशल सूट था जिससे वो अपने ऊपर होने वाले हमले को एब्जॉर्ब करके उसे ताकत में बदल देता था, और जैक्स का तो पूरा हाथ ही मेटल से बना हुआ था जो लोहे की दीवार को भी चीर सकते थे। जॉनी को लगा कि अगर उसे चुना गया है तो जरूर उसके पास भी कोई ना कोई सुपर पावर्स होगी, पर सोनिया उसे बताती है कि पावर्स अनलॉक करने के लिए महीनों की ट्रेनिंग लगती है और तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। वो ये भी बताती है कि उससे पहले भी एक चैंपियन हुआ करता था, पर वो लड़ते वक्त मारा गया। उसके मरने की बात सुनते ही जॉनी एकदम से घबरा जाता है। उसे लगा वो नया है, इसलिए वो लोग उसकी रैगिंग कर रहे हैं, पर जब उसे पता चला कि इस टूर्नामेंट में हारने वाला अपनी जान से हाथ धो बैठता है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जॉनी रेडन को फौरन उसकी रिटर्न टिकट काटने को कहता है, क्योंकि वो यहाँ अब 1 सेकंड भी नहीं रुकना चाहता था। सारे फाइटर्स उसे पृथ्वी पर वापस भेजने को कहते हैं, क्योंकि वो सच में उनके किसी काम का नहीं था। उन्हें लगा कि जॉनी केज एक फ्लॉप फिल्म के फ्लॉप एक्टर से ज्यादा और कुछ नहीं है।
रेडन कहता है, तुम गलत नहीं हो केज, पर जाने से पहले आप एक बात जान लो कि ये जंग ही आपकी दुनिया का भविष्य तय करेगी। हमें 9 बार इस मुकाबले के लिए चुनौती दी गई है और हम 9 के 9 बार इस मुकाबले को हारे हैं। अगर इस बार हारे तो शाओ खान पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेगा। बाकी फाइटर्स उसके डर को समझते थे। पृथ्वी को बचाने के लिए उन्होंने अपना काफी कुछ खोया था, पर अगर वो ऐसा नहीं करते तो दुनिया कब की शाओ खान के कब्जे में चली गई होती। उन्हें लगा ये सब सुनकर जॉनी उनकी बात मान जाएगा, पर जॉनी को उनकी बातों से जरा भी फर्क नहीं पड़ता। उसे लगा कि ये बस एक बुरा सपना है और जब वो नींद से जागेगा तो वापस अपने नर्म मुलायम बिस्तर पर उठेगा। सोनिया उसे समझाती है कि अब यहाँ से जाने का कोई फायदा नहीं, अगर चले भी गए तो जादू तुम्हें वापस यहाँ खींच लाएगा। पर केज कहाँ किसी की सुनने वाला था। वो उन सबको बेस्ट ऑफ लक कहकर वहां से चला जाता है। उधर हम किताना को देखते हैं जो अब बड़ी हो चुकी थी। उसके पिता अकीतो के मारे जाने के बाद शाओ खान ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया और उसे एक बेरहम योद्धा बनाया। हम उसकी माँ सिंडेल को देखते हैं जिसकी आंखें काली हो चुकी थीं। उसे अपनी रानी बनाने के बाद शाओ खान ने उसे मार डाला और उसके खोखले शरीर में शैतानी रूह भर दी जो सिर्फ और सिर्फ उसकी गुलाम थी। जल्द ही वहां एक जादूगर आता है जो शाओ खान के लिए एक खुशखबरी लाया था। उसने वो तिलिस्मी पत्थर ढूंढ लिया था जो शाओ खान को हमेशा के लिए अमर बना सकता था। उन्हें जानकारी मिली थी कि वो पत्थर एक चोर के पास है जिसने उसे रेडन के मंदिर से चुराया था। कहा जाता है कि वो ताबीज हर जख्म को भर देता है और इंसान को भगवान बना सकता है। इसके बाद उस जादूगर के लोग उस चोर को ढूंढ निकालते हैं। उन्हें उसकी लाश नर्क के दरवाजे पर पड़ी मिलती है क्योंकि किसी ने उसे मार दिया था। जादूगर अपने जादू से उसे फिर से जिंदा कर देता है, पर किताना देखती है कि उसकी आंखों का रंग नहीं बदला था। जादूगर बताता है कि इसकी आत्मा मरने से पहले ही खोखली हो चुकी थी, इसलिए इस पर शैतानी ताकतों का असर नहीं हुआ। वो लोग उससे वो ताबीज मांगते हैं जो उसने रेडन के मंदिर से चोरी किया था, पर केनो जो अभी अभी मर के जिंदा हुआ था उसकी याददाश्त वापस आने में थोड़ा समय लग जाता है। जल्द ही उसे याद आ गया कि उसने वो ताबीज कहाँ रखा है, पर केनो उन्हें वो फ्री में नहीं देने वाला था। वो बदले में उससे अपनी दूसरी आंख मांगता है ताकि वो सब देख सके। जादूगर को उसकी शर्त मंजूर थी, जिसके बाद केनो उन्हें वो ताबीज दे देता है। उधर हम जॉनी केज को देखते हैं जो अभी तक कल रात के सदमे से उभर नहीं पाया था। उसे वहां एक आदमी मिला जो उसका बहुत बड़ा फैन था। वो चाहता था कि वो फिर से फिल्मों में कमबैक करे, लेकिन जॉनी बहुत गुस्से में था। वो कहता है, पब्लिक को अब गुलाटी मारने वाला हीरो नहीं चाहिए, मेरा दौर खत्म हो चुका है। इसी बीच रेडन देखता है कि प्रतियोगिता बस शुरू ही होने वाली थी। रेडन उन्हें बताता है कि आज हमारे 2 फाइटर्स मुकाबले के लिए चुने जाएंगे। जैसे ही घड़ी में रेत का आखिरी कण गिरा, 2 फाइटर्स को चुन लिया जाता है। सोनिया रेडन के मंदिर से सीधा बैटल ग्राउंड में टेलीपोर्ट हो जाती है, जो देख बाकी के फाइटर्स हैरान रह जाते हैं। उन्होंने रेडन से कहा, आपने तो बताया था कि 2 फाइटर्स चुने जाएंगे, तो सिर्फ वो ही क्यों गई? उधर हम जॉनी को देखते हैं जो ढेर सारी शराब पी रहा था। उसने वेटर से एक और गिलास मांगा, पर वेटर जैसे ही उसे सर्व करने के लिए पीछे मुड़ा, जॉनी अचानक से गायब हो जाता है। जॉनी टेलीपोर्ट होकर सीधा बैटल ग्राउंड में पहुंच जाता है जहां उसे किताना से फाइट करनी थी। जॉनी उसे लड़ना नहीं चाहता था। वो कहता है, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूं, मुझसे दूर रहो। मैंने बेस्ट फाइटिंग के लिए ऑस्कर जीता है, तो मुझसे जरा बच के। किताना उसे मारने के लिए अपने ब्लेड्स निकाल लेती है, जो देख डर के मारे जॉनी के पसीने छूटने लगे। वो उसे आराम से बैठकर बात करने को कहता है, लेकिन किताना ने उस पर अपने ब्लेड्स से हमला कर दिया, जिससे वो मरते मरते बचा। जॉनी उससे लड़ने की कोशिश करता है, पर उसका एक भी मूव किसी काम का नहीं था, क्योंकि किताना उसके हर वार को बड़ी आसानी से रोक रही थी। उसे बहुत मार खाने के बाद जॉनी को समझ आ गया कि ये लड़ाई उसके बस की नहीं थी। उसके सारे स्टाइलिश मूव्स किताना के सामने बेकार साबित हो रहे थे, जिसके बाद उसने मैदान छोड़कर भागना ही सही समझा। किताना उसका पीछा करती है और उसे मारकर नीचे गिरा देती है, जिससे जॉनी बुरी तरह घायल हो गया। जॉनी जानता था कि अगर वो नहीं लड़ा तो ये उसे मार देगी, इसीलिए इतनी मार खाने के बाद भी वो फिर से उठ खड़ा होता है। वो उससे और लड़ना चाहता था, पर उसका शरीर अब जवाब दे चुका था। उसने हार मान ली और वो लड़खड़ाते हुए जमीन पर जा गिरा। शाओ खान किताना को उसे खत्म करने को कहता है, लेकिन किताना ने उसके ऑर्डर्स नहीं माने और उसकी जान बख्श दी। जॉनी के हारते ही वो मुकाबले से बाहर हो जाता है और अब उनके 5 फाइटर्स में से 1 फाइटर कम हो चुका था। उधर हम सोनिया को देखते हैं, जिसे नुकीले कांटों से भरे मौत के कुएं में उतारा जाता है। उसकी फाइट शाओ खान की मलिका सिंडेल से होनी थी। सोनिया ने उस पर हमला किया, पर वो बच जाती है। उसके चेहरे पर डर या घबराहट के कोई भाव नहीं थे। वो अपनी सुपरसोनिक आवाज से सोनिया पर हमला कर देती है। सोनिया ने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की, पर वो उसकी ताकत के आगे ज्यादा देर टिक नहीं पाती। वो दूर जा गिरी और इसी दौरान वो उन नुकीले कांटों से मरते मरते बचती है।
इससे पहले वो दोबारा उठकर हमला करती, सिंडेल ने एक बार फिर अपनी सुपरसोनिक चींक से उसे नीचे झुका दिया। अगर ऐसा ही चलता रहता तो सोनिया उससे कभी नहीं जीत पाती। इसीलिए वो एक लाश को अपनी ढाल बनाकर सिंडेल की जानलेवा आवाज को अपने तक पहुंचने ही नहीं देती। उसने आगे बढ़कर उस पर हमला किया और उसे नीचे गिरा दिया। नीचे गिरते ही फर्श पर लगे नुकीले कांटे सिंडेल के पैर को चीर डालते हैं, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गई। सिंडेल अपनी तेज चींक से सोनिया को उठाकर दूर फेंक देती है, पर सोनिया एक बार फिर उस पर हमला कर उसे संभलने का मौका नहीं देती। उसने उसकी गर्दन जकड़ ली और उसे मारने ही वाली थी कि तभी सिंडेल ने अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को उसके चंगुल से छुड़ा लिया। इससे पहले वो फिर से हमला करती, सोनिया अपनी पावर रिंग्स को उसकी छाती के आर पार कर देती है, पर उसमें अभी भी थोड़ी जान बाकी थी। जिसके बाद आखिर में उसने उसे उठाकर उन कांटों में दे मारा, जिससे सिंडेल की खोपड़ी में छेद हो जाता है और वो मारी जाती है। मुकाबला जीतते ही सोनिया को वापस बुला लिया जाता है और अब उन्हें अगले मुकाबले के लिए खुद को तैयार करना था। जॉनी को जब होश आया तो उसने पूछा कि वहाँ क्या हुआ था, जिस पर रेडन ने उसे बताया कि तुम प्रतियोगिता से बाहर हो चुके हो, तुम हार गए। तुम किस्मत वाले हो कि सामने वाला फाइटर दयावान था और उसने आपको जीने दिया। इसी बीच हम केनो को देखते हैं, जिसे वो ताबीज देने के बाद भी उसके बदले में नई आंख नहीं मिली थी। वो सोर्सरर उससे पीछा छुड़ाने के लिए उसे एक नई आंख बनाकर देता है, जिसमें से लेजर निकलती थी। उधर जॉनी अब भी अपनी हार को लेकर परेशान था। जिंदगी ने एक बार फिर उसे हीरो बनने का मौका दिया, पर यह मौका भी उसने गवा दिया। रेडन उसे बताता है कि पृथ्वी पर 5 अरब से ज्यादा लोग हैं, लेकिन देवताओं ने सिर्फ तुम्हें इस मुकाबले के लिए चुना। जरूर तुम में कोई खास बात होगी। इसके बाद वो अपनी जेब से कुछ बीज निकालता है। जॉनी को लगा ये उसके लिए है, इसे खाकर उसे उसकी पावर्स मिल जाएंगी। पर रेडन मुस्कुराते हुए कहता है कि यहाँ कोई फिल्म नहीं चल रही जॉनी, ये बस मामूली बीज है जिन्हें मैं पंछियों को खिलाने के लिए लेकर आया था। इसी बीच किताना सबकी नजरों से बचते हुए एक पुराने खंडर में आती है। उसने एक पेंडेंट पर हाथ रखकर कुछ मंत्र पढ़े, जिससे वो सीधा रेडन के मंदिर में टेलीपोर्ट हो गई। जब जॉनी ने उसे देखा तो एक पल के लिए उसकी सांसें रुक जाती है, पर रेडन उसे बताते हैं कि हमें इससे डरने की जरूरत नहीं। किताना पिछले कई सालों से मेरे लिए शाओ खान की जासूसी करती आई है। किताना उन्हें बताती है कि शाओ खान को वो ताबीज मिल चुका है। ताबीज की ऊर्जा का जरिया पाते ही उसे रोकना नामुमकिन हो जाएगा। ये शक्तियां उस जैसे हैवान को देवता बना देंगी। उन्हें सारी अपडेट देने के बाद किताना डोम में वापस लौट आती है, पर ऐसा करते हुए उसकी अंगरक्षक जेड ने उसे देख लिया। वो कहती है, राजकुमारी आप ये गलत कर रही हैं। हम शाओ खान को धोखा नहीं दे सकते। किताना चाहती तो इस राज को उसी के साथ यहीं दफन कर सकती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसे पता था कि जेड शाओ खान को कुछ नहीं बताएगी। किताना के वहां से जाने के कुछ देर बाद वहां केंग लाओ आता है, जो रेडन का मरा हुआ बेटा था। वो देखते हैं कि वो अब एक रेवेनेंट बन चुका है। शाओ खान ने अपनी काली ताकतों से उसे दोबारा जिंदा करके उसे अपने इशारों पर चलने वाला एक बेरहम योद्धा बना दिया था। वो बिना देर किए अपनी तेज धार वाली टोपी से अपने ही पिता का गला काट देता है। जब रेडन दर्द से तड़प रहा था, तभी शाओ खान का जादूगर उसकी सारी शक्तियों को उस ताबीज में इकट्ठा कर लेता है। सबने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही घड़ी में रेत का आखिरी कण नीचे गिरा, मुकाबला फिर से शुरू हो गया और सभी फाइटर्स एक एक करके जंग के मैदान में टेलीपोर्ट हो गए। इसी बीच जादूगर उस ताबीज को शाओ खान के पास लेकर आता है। उसने जैसे ही उसे उसकी छाती पर रखा, ताबीज की सारी शक्तियां शाओ खान के अंदर समा गईं, जिससे वो इमोर्टल हो जाता है। सारे फाइटर्स अपने अपने अपोनेंट के साथ अलग अलग जगहों पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। इस बार कोल का सामना खुद शाओ खान से था। उन दोनों के बीच फाइट शुरू होती है और कोल उसे कड़ी टक्कर देता है। उसका सूट शाओ खान के हर हमले को झेलकर उसे जबरदस्त ताकत दे रहा था, जिससे शाओ खान से लड़ना उसके लिए और आसान हो गया। कोल ने उसे पीछे धकेल दिया, जो शाओ खान को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो गुस्से में उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन कोल चाकू से उसका गला काट देता है। इसके बाद उसने उसकी छाती में तलवार घुसा दी, जिससे शाओ खान बुरी तरह घायल हो गया। उसे लगा वो जीत गया, पर तभी उसने देखा कि उसके जख्म बड़ी तेजी से भर रहे हैं। इससे पहले वो कुछ समझ पाता, शाओ खान ने उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया और अपने हथौड़े से उसके सर पर इतनी जोर से मारा कि उसके सर का कचूमर बन गया। जीतने के बाद शाओ खान उसकी बॉडी को तेजाब में फेंक देता है, पर मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ था। हम जेक्स को देखते हैं, जिसे जेड के साथ फाइट के लिए चुना गया था। जेक्स उसे समझाता है कि तुम गलत साइड से लड़ रही हो, पर जेड सिर्फ और सिर्फ शाओ खान की वफादार थी। उसने जेक्स पर हमला कर दिया, जिसके बाद जेक्स को अपनी ताकत का नमूना दिखाना पड़ा। जेक्स उसे उठाकर पटक देता है, जिस वजह से वो ये फाइट हार गई। वो चाहता तो उसे मार सकता था, लेकिन वो उसकी जान बख्श देता है
क्योंकि उसकी दोस्त ने भी उनका एक फाइटर जाने दिया था। उधर हम लियू और केंग को देखते हैं जो आपस में फाइट कर रहे थे। लियू उसे होश में लाने की कोशिश करता है, पर केंग पूरी तरह से शैतानी ताकतों के वश में आ चुका था। उसने लियू पर एक के बाद एक कई जानलेवा हमले किए, पर लियू उसे चाहकर भी चोट नहीं पहुंचा सकता था। उसने अपने भाई को सही रास्ते पर लाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माना तो मजबूरन उसे अपने भाई से लड़ना ही पड़ा। केंग अपनी धारदार टोपी से लियू के टुकड़े करने की सोचता है, लेकिन लियू ने डट कर उसका मुकाबला किया और आखिर में उसी के हथियार से उसे मौत के घाट उतार दिया। मुकाबला खत्म होने के बाद वो सब अपनी अपनी जगहों पर वापस लौट आते हैं, पर कोल लौट कर नहीं आया क्योंकि शाओ खान ने उसके शरीर को नष्ट कर दिया था। उधर वो जादूगर उस ताबीज को एक पिंजरे में बंद कर देता है ताकि कोई शाओ खान से उसकी ताकत ना छीन सके। अगले मुकाबले के लिए उनके पास अब भी एक योद्धा कम पड़ रहा था, जिसके बाद शाओ खान उस जादूगर को उसका सबसे जाबाज योद्धा पेश करने को कहता है। इसके बाद हमें सब जीरो को दिखाया जाता है, जो शाओ खान की तरह ही पृथ्वी पर कब्जा करना चाहता था, पर रेडेन ने अपने योद्धाओं के साथ मिलकर उसे नर्क में भेज दिया। अब भी उसकी लाश नर्क में पड़ी जल रही थी, पर उस जादूगर ने अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल कर उसे वापस से जिंदा कर दिया। किताना ने देखा कि उस ताबीज ने रेडन से उनकी सारी शक्तियां छीन ली थीं। उन्हें ठीक करने का सिर्फ एक ही तरीका था कि वो उस ताबीज को नष्ट कर दे। जॉनी कहता है, क्यों ना हम तुम्हारे पोर्टल से सीधा उसके पास जाएं और उसे तोड़ दें। पर किताना उसे बताती है कि महल के चारों ओर पहरा लगा हुआ है, अगर हमने जादू का इस्तेमाल किया तो उन्हें पता चल जाएगा। वहां जाने के लिए बस एक ही सुरंग थी जिस पर हर वक्त पहरा नहीं होता था, पर वो रास्ता सिर्फ तरकाटन्स के आने जाने के लिए था। अगर हमें उस रास्ते से जाना है तो हमें तरकाटन्स की मदद लेनी होगी। इसके बाद लियू, जॉनी और सोनिया तरकाटन्स के इलाके में जाते हैं। लियू ने तरकाटन्स कबीले के मुखिया की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया और उसे बताया कि हम यहाँ शाओ खान के शासन का अंत करने आए हैं, जिसमें हमें आपकी मदद चाहिए। कबीले का मुखिया बरकाता पूछता है, क्या शाओ खान से लड़ने के लिए तुम्हारे पास फौज है? जिस पर लियू कहता है कि उसके पास कोई फौज नहीं है, लेकिन एक तरीका है जिससे हम शाओ खान को खत्म कर सकते हैं। बरकाता को ये दोस्ती समय की बर्बादी लगी, इसलिए वो मदद करने से मना कर देता है। लियू को हर हाल में उसकी मदद चाहिए थी, इसलिए वो उसे मुकाबले के लिए ललकारता है, पर बरकाता ने उसकी ललकार को ठुकरा दिया। जब जॉनी ने देखा कि बात नहीं बन रही तो वो अपने तरीकों से बरकाता को मनाने की कोशिश करता है। जॉनी पूरे तरकाटन्स कबीले के सामने उसे कायर कह देता है, जिससे बरकाता का खून खौल उठा और उसने गुस्से में लियू की चुनौती को स्वीकार कर लिया। लियू उसे लड़ने को तैयार था, पर बरकाता कहता है, मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा, मैं उसका खून बहाऊंगा जिसने मुझे कायर कहा। जब जॉनी को पता चला कि वो उससे लड़ने वाला है तो डर के मारे उसके पसीने छूट जाते हैं। वो बोला, मैं बस एक एक्टर हूँ, मेरे सारे एक्शन सीन्स भी स्टंट्समैन करते हैं, मैं इससे कैसे लड़ूंगा। पर अफसोस अब बहुत देर हो चुकी थी। बरकाता ने उस पर हमला कर दिया, पर जॉनी छुपने और भागने के अलावा और कुछ नहीं कर रहा था। उसने लड़ने के लिए हथियार मांगा, पर कोई उसकी मदद नहीं करता। उसे ये लड़ाई अकेले ही लड़नी थी। जॉनी ने उससे फाइट करने की कोशिश की, लेकिन एक वॉरियर के आगे वो कहाँ ही ज्यादा देर टिक पाता। बरकाता ने उसे उठाकर पटका, जिससे जॉनी को काफी चोट आई। सोनिया उसे कहती है कि तुम एक्टर हो तो एक्टिंग करो। जिसके बाद जॉनी हॉलीवुड के अपने पुराने दिनों को याद करता है और बरकाता से बिल्कुल वैसे ही फाइट करता है जैसा कि वो फिल्मों में गुंडे मवालियों से लड़ा करता था। बरकाता ने नुकीले खंजरों से हमला किया, लेकिन जॉनी इधर उधर गुलाटी मारता हुआ पता नहीं कैसे उसके हर वार से बच जाता है। आखिर में उसने बरकाता के मेन पॉइंट पर हमला किया, जिससे बरकाता की दर्दनाक चीख पूरे कबीले में गूंज उठी। किसी को यकीन नहीं होता कि जॉनी ये फाइट जीत गया। बरकाता कहता है, मैंने इससे बेहतरीन दाव अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे। मुझे अपने चेले के तौर पर स्वीकार करे और मुझे अपने तरीके सिखाए। जॉनी कहता है, पहली फुर्सत में ही ट्यूशन स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले गुरु दक्षिणा की बात हो जाए। वो चाहता था कि वो महल के अंदर जाने में उनकी मदद करे। बरकाता उन्हें शाओ खान के महल में ले आता है, जिसके बाद वो लोग उस ताबीज को ढूंढने के लिए आपस में डिवाइड हो गए। उधर शाओ खान को पता चल जाता है कि उसकी बेटी ने उसे धोखा दिया है, जिसके बाद उसने उसे सजा देने की सोची। वो अपने लोगों को उसे बीच चौराहे पर बांधने को कहता है ताकि वो सबके सामने उसे मौत के घाट उतार सके। जेड कहती है, अब भी समय है, शाओ खान से माफी की भीख मांग लो, पर किताना अपनी राह चुन चुकी थी। वो जेड को समझाती है कि तुम उनके जैसी नहीं हो, हमारा साथ दो, हम मिलकर उसका सामना कर सकते हैं। पर जेड बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। इसी बीच लियू को वो ताबीज मिल जाता है। वो उस तक पहुंचने ही वाला था कि तभी शाओ खान उसके और ताबीज के बीच में आकर खड़ा हो गया।
लियू बड़े बड़े आग के ड्रैगन बनाता है जिसे उसने शाओ खान के ऊपर छोड़ दिया। उसकी आग से शाओ खान का चेहरा बुरी तरह झुलस जाता है, पर उसे ताबीज की ताकत ने उसके जख्मों को दोबारा से ठीक कर दिया। लियू उसके हथौड़े से पिंजरे को तोड़ने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा कर पाता उससे पहले ही शाओ खान ने फिर से उस पर हमला कर दिया। इसी बीच जेक्स भी वहां पहुंच जाता है। जेक्स ने अपने मजबूत हाथों से उस पिंजरे को खोल दिया, पर वो ताबीज को हासिल कर पाता उससे पहले ही शाओ खान ने उसे देख लिया। वो जेक्स का एक हाथ उखाड़कर फेंक देता है और उसे मारने ही वाला था कि तभी वहां सोनिया आ जाती है। इसी बीच जॉनी उस ताबीज की तरफ दौड़ा, पर उससे पहले ही सब जीरो ने उसे अपने कब्जे में ले लिया और वहां से गायब हो गया। जेक्स अपने एक हाथ से शाओ खान का डटकर मुकाबला करता है, पर आखिर में शाओ खान ने उसे भी मार डाला। अब क्योंकि शाओ खान ने उसे मुकाबले से पहले मारकर मॉर्टल कॉम्बैट के रूल्स को तोड़ा था, इसीलिए वो सब उसी वक्त बैटल ग्राउंड में टेलीपोर्ट हो जाते हैं, जहां शाओ खान को सजा के तौर पर 2 फाइटर्स से अकेले मुकाबला करना था। सब खत्म होने के बाद केनो जॉनी के पास आता है, पर उसे मारने के बजाय केनो ने शाओ खान के लोगों को मार दिया, क्योंकि अब से वो उनकी तरफ से लड़ने वाला था। इसके बाद दोनों रेडन के पास जाते हैं। केनो उसे बताता है कि सब जीरो उस ताबीज को लेकर नर्कलोक में छिपा हुआ है, हमें वहां भेज दो और हम उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे। रेडन जॉनी से कहता है, तुम्हें वापस लाने की शक्ति शायद मुझ में ना हो, शायद तुम वहीं फंसे रह जाओ। पर जॉनी फिर भी उनकी मदद करने को तैयार था। रेडन जानता था कि बिना मार्गदर्शन के वो लोग नर्कलोक में 1 मिनट भी जिंदा नहीं रह पाएंगे, इसलिए वो उन्हें हांजो हसाशी के पास भेज देता है। हांजो को उनकी मदद करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, पर जब उसे पता चला कि सब जीरो वापस लौट आया है तो वो उनके साथ चलने को तैयार हो गया, क्योंकि कई साल पहले सब जीरो ने हांजो हसाशी के पूरे परिवार का बेरहमी से कत्ल कर दिया था। जल्द ही उन्होंने उसे ढूंढ लिया, पर सब जीरो अब पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो गया था। वो अपने शरीर को 2 हिस्सों में बांटकर उन तीनों से फाइट करता है। केनो ने सब जीरो को पकड़ लिया और जॉनी को उस पर अपनी पावर्स से हमला करने को कहा, लेकिन जॉनी के पास कोई पावर्स नहीं थी। केनो ने अपनी लेजर से उस ताबीज को उससे अलग कर दिया और वो नर्क की आग में गिरने ही वाला था कि तभी जॉनी एंड मौके पर उसे पकड़ लेता है। ताबीज तो उनके हाथ लग गया था, पर दोनों में से किसी को नहीं पता था कि उसे डिस्ट्रॉय कैसे करे। इसी बीच सब जीरो फिर से उन पर हमला करके उनसे वो ताबीज छीन लेता है। उधर लियू और सोनिया मुकाबले के लिए बैटल ग्राउंड में आते हैं। फाइट शुरू होते ही शाओ ने सोनिया को नॉकआउट कर दिया और अब सिर्फ लियू ही बचा था। उन दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है, पर जल्द ही शाओ खान उस पर भारी पड़ने लगा। वो उसे बहुत मारता है और आखिर में उसके पेट को हथौड़े से चीर देता है, जिससे लियू मरने की कगार पर आ गया। वो कहता है, अब मैं समझ चुका हूँ, मैं वो कभी था ही नहीं, तुम्हारी मौत किसी और के हाथ लिखी है। इसी बीच सोनिया किताना को आजाद कर देती है। शाओ खान को लगा कि सब हार गए हैं, पृथ्वी पर अब उसका कब्जा होगा, पर तभी किताना ने उससे बगावत का ऐलान कर दिया। वो उसे ठुकराकर इंसानों की तरफ हो जाती है, जिससे मुकाबले का रुख ही बदल गया। अब अगर शाओ खान को पृथ्वी चाहिए तो उसे किताना को भी हराना होगा। उसकी इस बगावत से आग बबूला हुआ शाओ खान उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर किताना ने उसे कड़ी टक्कर दी। उसके घाव भरने की ताकत की वजह से उसे हराना इतना आसान नहीं था। इसी बीच जॉनी उस ताबीज को दोबारा से उठा लेता है, पर सब जीरो ने उसे पकड़ लिया और उससे वो ताबीज वापस मांगा। जॉनी को अपनी जान की कोई परवाह नहीं थी। वो उसे लात मारकर खाई से नीचे गिर जाता है, पर उसे वो ताबीज नहीं देता। इसके बाद जीरो के दोनों हिस्से मिलकर हांजो से फाइट करते हैं, पर हांजो कोई मामूली योद्धा नहीं था। वो सब जीरो के दोनों हिस्सों को एक दूसरे से अलग कर देता है, जिसके बाद उसने उनमें से एक को बीच से चीर डाला। इस चीज ने सब जीरो को काफी कमजोर कर दिया था। वो ताबीज लेकर भाग ही रहा था कि तभी वहां जेड आ जाती है। उसने सब जीरो पर हमला कर दिया, क्योंकि अब वो भी उनकी तरफ से लड़ रही थी। इसी बीच केनो भी उस पर अपनी लेजर से हमला करता है और उन तीनों ने मिलकर उसे घुटनों के बल लाकर खड़ा कर दिया। उधर हम उस जादूगर को देखते हैं जो रेडन को मारने के लिए उसके मंदिर में आता है। जॉनी जो बेहोश पड़ा हुआ था, उसे अपने कानों में रेडन की आवाज सुनाई देती है जो उसे उठने को कह रहा था। जॉनी हिम्मत करके एक बार फिर उठ खड़ा हुआ और अब उसे समझ आ चुका था कि उसकी पावर्स क्या है। वो अपनी पूरी ताकत से उस ताबीज पर अटैक करता है, जिससे उसके टुकड़े हो जाते हैं। उसके टूटते ही रेडन को उसकी पावर्स वापस मिल जाती है, जिसके बाद वो अपनी बिजली की भयंकर ताकत से उस जादूगर को वहीं खत्म कर देता है। इस बात से अनजान कि उसकी ताकत जा चुकी है, शाओ खान एक बार फिर किताना को मुकाबले के लिए ललकारता है। किताना इस बार सीधा उसकी गर्दन पर वार करती है, जिससे उसका खून पानी की तरह बहने लगा। शाओ खान को लगा कि वो ठीक हो जाएगा, पर उसकी हीलिंग पावर्स अब जा चुकी थी। किताना ने लगातार उस पर हमला कर उसे बुरी तरह घायल कर दिया। वो उसे खत्म ही करने वाली थी कि तभी शाओ खान उसकी गर्दन पकड़ लेता है। उसने उसे इतनी जोर से दबाया कि किताना की सांसें रुक जाती हैं।
अपने उन आखिरी पलों में किताना अपने पिता को याद करती है, जिसके बाद उसने उनका दिया हुआ वो रिबन निकाला और उससे शाओ खान के हाथों को बुरी तरह जकड़ दिया। इसके बाद वो उसका हेलमेट उतारती है, जिससे उस हैवान के नकाब के पीछे की असलियत सबके सामने आ जाती है। शाओ खान एक मामूली मोर्टल से ज्यादा कुछ नहीं था, जो खुद को भगवान समझ बैठा था। जिस तरह शाओ खान ने उसके पिता पर रहम नहीं किया था, उसी तरह किताना भी उस पर रहम नहीं करती और उसके सर के टुकड़े कर उसे मार डालती है। उसके मरते ही सब लोग किताना के आगे घुटने टेकने लगे, पर किताना शाओ खान जितनी क्रूर नहीं थी। वो उन्हें सर उठाकर चलने को कहती है, क्योंकि वो सब उसके अपने लोग थे। सब जीरो को मारकर हांजो का बदला भी पूरा हो गया था, जिसके बाद वो अपनी दुनिया में वापस लौट आता है। जॉनी ने बरकाता से किया हुआ अपना वादा पूरा किया और उसे अपने कुछ फाइटिंग मूव्स सिखाए, जो उसने अपने हॉलीवुड के दिनों में सीखे थे। रेडन बचे हुए योद्धाओं के साथ जॉनी के पास आया, क्योंकि अब उसकी घर वापसी का समय हो चुका था। केनो उस सोर्सरर को पकड़ लाया, जिसके पास मरे हुए को जिंदा करने का हुनर था। रेडन ने इस मुकाबले में अपने काफी जाबाजों को खोया था, और ये सोर्सरर ही था जो उन सबको वापस जिंदा कर सकता था। इस तरह उन सब ने मिलकर पूरी दुनिया को एक और बड़े खतरे से बचा लिया। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।